गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले कल जो वो हमने एक एचएएस का जो वो क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें जो वो रेट्स से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन था। मतलब कि उच्च न्यायालय के जो कार्य और शक्तियाँ हैं, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, तो उससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन था। तो मैंने बोला था कि हम लोग जो इसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो भी फंक्शन है, जैसे हाई कोर्ट के। तो हाई कोर्ट्स के बारे में जो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट से रिलेटेड जो वो जो भी बेसिक्स हैं, जो भी आपको जो वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो जो वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक समझते हैं, फिर जो वो बात करते हैं रिट्स की। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप सभी को पता ही है कि हमारे भारत में, हमारे देश में जो वो 3 प्रकार के जो वो न्यायालय हैं। कौन-कौन से? एक तो सिविल हो गया, एक हो गया क्रिमिनल, और एक हो गया रेवेन्यू। ठीक है? सिविल को जो वो हिंदी में बोलते हैं दीवानी, और क्रिमिनल मतलब कि फौजदारी हो गया, और रेवेन्यू मतलब कि राजस्व हो गया। ठीक है? तो ये 3 प्रकार के जो न्यायालय हमारे यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, ये जो वो स्टेट ज्यूडिशरी के अंडर जो वो हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग जो वो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, संविधान के अनुसार जो वो हमारे राज्य में, जो वो हर एक राज्य में जो वो उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आप बोलेंगे सभी राज्यों में है, तो हमारे यहाँ पे तो 28 स्टेट है, और अभी फिलहाल में जो प्रेज़ेंट में जो हाई कोर्ट है, वो तो 5 ही है। ठीक है? 25 नंबर का जो वो नया बना था। ठीक है? क्योंकि आपको बताइए कि अ जो हैदराबाद सॉरी आंध्र प्रदेश के जो वो आंध्र प्रदेश से जो वो अलग हो गया तेलंगाना, तो यहाँ पे जो वो अमरावती में एक नया हाई कोर्ट बना। ठीक है? अमरावती एक नई कैपिटल बनी। तो वैसे ही 25 जो वो ये नंबर का जो वो एक नया हाई कोर्ट बना, पहले 24 हुआ करते थे। अब आप बोलेंगे कि 28 स्टेट है, हाई कोर्ट जो वो 25 ही हुआ। ठीक है? तो देखिए हमारे मतलब कि एक संघीय संसद कानून के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी स्थापित कर सकती है, ऐसा भी लिखा है। जिस प्रकार मतलब कि 2 स्टेट हो गया या यूटीज़ हो गई, या स्टेट यूटीज़ हो गई, तो इन दोनों का एक ही संयुक्त रूप से जो वो न्यायालय स्थापित हो सकता है। ठीक है? जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का एक है। ठीक है? जैसे कि आपने मद्रास सुना होगा, मद्रास में जो वो तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया हमारा यूटीज़, तो इन दोनों का एक ही है मद्रास। ठीक है? जैसे बॉम्बे हो गया, तो बॉम्बे का कौन-कौन है? बॉम्बे का है जैसे गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दादरा और नगर हवेली हो गया, दमन और दीव जो कि आपस में मर्ज हो चुके हैं, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है? और भी कई सारे जैसे गुवाहाटी हो गया, असम हो गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया। तो ये सभी जो वो मतलब एक ही गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर जो वो ये आते हैं। ठीक है? एक फैक्ट जो वो आपको मैं और बता देता हूँ, जैसे केरला है, तो केरला जो वो इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट जो वो बना था। ठीक है? और केरला की अगर हम बात करें तो केरला में जो वो केरला के साथ जो वो कौन-सा यूटी जो वो इसके अंडर है, मतलब कि उसका भी जो हाई कोर्ट केरला ही है, तो वो है लक्षद्वीप, यस। लक्षद्वीप। ठीक है? तो इसको भी जो वो आप याद रख सकते हैं। तो अगर मैं और जो वो कुछ फैक्ट्स वो आपको बताऊँ कि जैसे हाई कोर्ट की जो वो मैक्सिमम जो वो एज कितनी होती है, जो भी न्यायालय सॉरी चीफ जस्टिस होते हैं, तो इनकी जो वो 62 है। ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट की 65 है। ठीक है? और कलकत्ता जो वो सबसे पुराना हाई कोर्ट है, सबसे पहला बोल सकते हैं। और प्रेज़ेंट में हाई कोर्ट मैंने बता दिया 25। और अगर मैं बताऊँ सीजीआई के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। सीजीआई जो वो हमारे 49th नंबर के जो बने हैं, वो बने हैं अभी बने हैं 2022 में ही, उदय उमेश ललित। ठीक है? उदय उमेश ललित। एक क्वेश्चन जो वो बार-बार पूछता है कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थी? तो जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश में थी, लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। ये क्वेश्चन भी बार-बार जो वो एग्ज़ाम में बनता है। अगर मैं हम जो वो थोड़ी-सी नियुक्ति की बात करें कि अपॉइंटमेंट्स जो वो कौन करेगा हाई कोर्ट के जजेस की, चीफ जस्टिस की, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, ठीक है? और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गया, और जो भी राज्य के गवर्नर हो गया, इनसे परामर्श से करता है। मतलब मेन जो वो कौन कर रहा है? वो राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है? तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय जो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, मतलब सीजेआई हो गया, और राज्य के राज्यपाल हो गया, और उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश हैं, उनसे परामर्श लेना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि अकेले करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो बात करते हैं अब क्वालिफ़िकेशन की। ठीक है? योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आपको भी जो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है। तो एक क्वेश्चन भी बार-बार पूछता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श की प्रमुखता जो वो मतलब कि क्या-क्या है, क्या-क्या इसके पीछे जो वो हिस्ट्री रही, इस पर नहीं जाएँगे। तो योग्यता सबसे पहले तो एक भारत का वो नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है? और दूसरा पॉइंट ये है कि कम से कम 10 साल तक जो वो भारत के किसी किसी भी प्रदेश में न्यायाधीश रहा हो। ठीक है? 10 वर्ष के लिए। 10 वर्ष तक भारत के, और 10 वर्ष के लिए एक या एक से अधिक न्यायालयों में वकील रहा हो। ठीक है? तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो मैंने 10 साल बोल दिया होगा कि कम से कम 10 साल के लिए वो जो वो मतलब कि किसी हाई कोर्ट में जो वो जज रहा हो, सॉरी हाँ।
मतलब न्यायाधीश रहा हो, तो यहाँ पे जो वो 5 वर्ष होगा, ठीक है? तो 5 वर्ष के लिए वो जो वो न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष के लिए एक या एक से अधिक जो वो न्यायालयों में वकील रहा हो, ठीक है? तो यहाँ पे तभी अ, अच्छा मेरे ख़्याल से यहाँ पे जो अ, देखिए मैंने जो पहले बोला कि 10 बरस के लिए भारत के किसी प्रदेश में न्यायाधीश रहा हो, तो ये योग्यता भी है लेकिन हाँ, ये जो वो हाई कोर्ट के जजेस के लिए है, ठीक है? मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो वो 5 साल के लिए 5 साल में जो वो जो वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए और 10 वर्ष के लिए जो वो वकील रहना चाहिए, तभी जो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के लिए कम से कम 10 साल ही जो वो उसको प्रदेश में किसी प्रदेश में जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में जो वो न्यायाधीश हो, तो वो जो वो 10 वर्ष के लिए होना चाहिए तभी वो हाई कोर्ट में जा सकता है और 10 वर्ष के लिए जो वो उसने जो वो वकील का काम किया हो, अधिवक्ता के रूप में जो उसने कार्य किया हो, ठीक है? तो देखिए उच्च न्यायालय के अगर मैं कार्यकाल के बारे में बात करूँ तो 60 से बढ़ाकर जो वो 62 जो वो कर दिया गया था। अगर उसका पद जो वो खाली हो जाता है, तो मतलब खाली कैसे होगा? देखिए एक तो वह जो वो मतलब कि राष्ट्रपति के नाम जो वो लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है या संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव पर पद से हटा दे, ठीक है? तभी वो जो हट सकता है या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसको नियुक्त कर दे, ठीक है? तो या उच्च न्यायालय में बदल दे, ठीक है? अन्य उच्च न्यायालय में बदल दे तभी जो वो खाली हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि रिमूवल कैसे किया जाए, ठीक है? तो संसद के दोनों ये हाई कोर्ट की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट को बीच में नहीं लाएँगे नहीं तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है? तो हाई कोर्ट की ही मैं अब बात करूँगा, ठीक है? देखिए अब अगर मैं बात करूँ कि अ रिमूवल की, ठीक है? तो कितना जो वो बहुमत होना चाहिए, संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग अपने सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत में जो भी उपस्थित है, ठीक है? और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत जो वो होना ज़रूरी है, ठीक है? 2/3 बहुत होता है, अगर मैं देखिए 2/3 को जो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 100 से, तो यहाँ पे जो वो 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे 66 अप्रॉक्सिमेट आप रख सकते हैं 66 होना चाहिए, ठीक है? तभी जो उसको हटाया जा सकता है मतलब आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। अगर मैं शपथ की बात करूँ तो प्रत्येक जो न्यायाधीश होता है अपना पद सँभालने से पहले जो वो गवर्नर हो गया, ठीक है? जैसे राज्य में गवर्नर होता है तो और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? तो संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय में मतलब कि स्थानांतरण उसका कर सकता है। तो ये भी जो वो एक फैक्ट जो वो आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि उच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियों के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि उच्च न्यायालय 2 प्रकार के कार्य करना पड़ता है, एक तो जुडिशियल हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। ठीक है? इसके अतिरिक्त जो वो अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। अभिलेख का मतलब जैसे प्रारंभिक हो गया, अपील हो गया, इसको पढ़ेंगे। ठीक है? प्रारंभिक ओरिजिनल जुरिडिक्शन में जो वो क्या आता है, उच्च न्यायालय जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसको पढ़ लेते हैं पहले। वो उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करता है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी मुकदमा सीधा उच्च न्यायालय में पेश किया जा सकता है। ठीक है? मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। उनके लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित निर्देश और डायरेक्शन निर्देश या मतलब डायरेक्शन ही हुआ, तो डायरेक्शन जो वो जारी कर सकता है, लेख जो वो जारी कर सकता है। तो यहाँ पे 5 प्रकार के हैं रिट्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, रिट्स ऑफ हैबस कॉर्पस, परमादेश लेख, मैंडामस वो बोलते हैं इसको, प्रतिषेध हो गया, प्रोहिबिशन और उत्प्रेक्षण हो गया। यहाँ पे देखिए हम इनको जो वो डिटेल में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि यही तो हमारा टॉपिक है। अधिकार परीक्षा लेख हो गया जो कि क्यू वारंट ऑफ इसको बोलते हैं। तो अब एक-एक करके जो वो इनकी बात करते हैं। तो थोड़ा-सा जो वो यहाँ पे बेस बनाते हैं फिर जो वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रख उपाय है। और अगर हम बात करें इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन की व्यवस्था न्यायालय की शरण ले सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वो अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान जो वो अर्थहीन है या संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है कि अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। अ, ग जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक लौकिक अधिकार आदि। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख निर्देश, आदेश जारी करने का अधिकार है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए रिट्स, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो वो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 में रिटों की चर्चा की गई है जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की महत्ता जो वो यहाँ पे प्रतिपादित होती है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण? जिसको कि हैबस कॉर्पस रिट जो को हम लोग बोलते हैं। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारों को आदेश देता है। ठीक है? फिर से पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत जो वो गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करे और उसके कैद करने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उन कार्यों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। ठीक है? तो ये होता है बंदी प्रत्यक्ष जैसे कि नाम से पता चल रहा है। एक है यहाँ पे मैंडामस परमादेश। तो इसके द्वारा जो वो न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह कार्य को करे जो उसके क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है? मतलब कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको जो परमादेश दिया जाएगा।
नेक्स्ट है प्रतिषेध। किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी घोषणा है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिषेध, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। प्रतिषेध रीट का मुख्य उद्देश्य जो वो किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता तथा अतिक्रमण करने से रोकना है, और विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या किसी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। फिर हम अपने क्वेश्चन पर भी आएंगे जो क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षण उत्प्रेषण। तो यह रीट जो वो किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता या उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अ, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण में अंतर है। प्रतिषेध रीट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो, इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेक्षण रीट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। अगर लास्ट की बात करें कि वारंटों की, तो यह इस कड़ी की अंतिम रिट है, तो जिसका अर्थ है आप क्या प्राधिकार है यह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो साधारण व्यवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। संसद इसको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा। आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश आवश्यकता अनुसार जो वो सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन को जो वो एक बार फिर से जो वो पढ़ते हैं, फिर जो वो फिर से डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें एक्चुअल में पूछा गया था। यहाँ पे लिखा था कि यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का सही निर्वहन नहीं करता है, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो वो कौन-सा आदेश जारी करता है? तो 4 प्रकार के यहाँ पे है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। यहाँ पे जो वो कौन-सा नहीं है, यहाँ पे जो वो उत्प्रेक्षण वाला नहीं है, ठीक है? तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया मैंडामस के बारे में, ठीक है, परमादेश के बारे में। जब वो क्योंकि काम नहीं कर रहा है तो उसको आदेश दिया जाएगा, परमादेश जिसको बोलेंगे, मैंडामस बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है जिस इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैंडामस, परमादेश। सी विल बी द राइट आंसर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।